तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आजाद सीजीपीएससी एकेडमी के ऑनलाइन पेड कोर्स में, जिसमें हम शुरुआत कर रहे हैं भारतीय इतिहास एवं दर्शन की। ध्यान रखिएगा, मैंने दर्शन शास्त्र नहीं कहा है, जो मेंस का पोर्शन है। भारतीय इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ऑलरेडी दर्शन के पोर्शन आ जाते हैं। कौन कौन से दर्शन हमको पढ़ने हैं, ब्रीफ में हमको पढ़ना है, जैसे कि सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, बौद्ध और जैन दर्शन, चार्वाक दर्शन, वैशेषिक दर्शन, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा। ये सारे जो दर्शन है, इसका प्रतिपादन किसने किया था और इसका मूल सिद्धांत क्या है। ये बेसिक क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में या किसी वनडे एग्जाम में 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। ये काफी अच्छा वेटेज होता है और जनरली लोग गलत करके आते हैं, तो इस वजह से आपको इसमें इतिहास में जोड़कर पढ़ाया जाएगा। उतनी ही बातें जो वनडे एग्जाम में दर्शन की पूछी जाएगी। उसके अलावा आपका जो भारतीय इतिहास है संपूर्ण तरीके से कवर होगा। यहां पर प्रीलिम्स होगा कि मेंस होगा, ये क्वेश्चन भारतीय इतिहास के लिए नहीं करना है, क्योंकि ओवरऑल कवर होगा। ओवरऑल मतलब ओवरऑल, जिसमें आप मेंस आंसर राइटिंग भी कर पाओगे। हाँ, यहां पर आपको स्ट्रेटेजिकली बोलने का मतलब है, चलना पड़ेगा कि नोट्स कैसे बनाएं, वो मैं पूरा गाइड करते चलूंगा। एक बात और ध्यान रखना, हालांकि यहां पर मेंस आंसर राइटिंग सेशन नहीं चलेगा, वो आपको खुद करना पड़ेगा, लेकिन जो कॉन्सेप्ट होंगे पूरी तरीके से बताए जाएंगे, चाहे वो प्रीलिम्स के तथ्य हो, फैक्ट हो, या मेंस के हिसाब से कॉन्सेप्ट या उसके आंसर राइटिंग करनी हो। ठीक है, तो मेंस आंसर राइटिंग का सेशन नहीं चलेगा, लेकिन हाँ पूरे डिटेल में होगा, और मेंस आंसर राइटिंग के लिए आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं भारतीय इतिहास का पोर्शन। भारतीय इतिहास, ठीक है। अब एक चीज मैंने बताया था आपको कि भारतीय इतिहास जो होगा हमारे द्वारा इस चैनल पे जो चलाया जा रहा है, बेसिकली डेडिकेटेड है सीजीपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र। सीजीपीएससी या सीजी व्यापम, ठीक है, सीजीपीएससी, सीजी व्यापम या छत्तीसगढ़ के अंतर्गत होने वाली कोई भी एग्जाम के लिए डेडिकेटेड है। क्यों? क्योंकि बाकी स्टेट्स में हम देखें तो वहां पर के इतिहास के क्वेश्चन और हमारे सीजीपीएससी या सीजी व्यापम के द्वारा जो एग्जाम लिया जाता है उसमें पूछे जाने वाले इतिहास के क्वेश्चन में डिफरेंस होता है। आप अगर यूपीएससी से कंपेयर करें, यूपीपीएससी से कंपेयर करें, किसी अन्य स्टेट के एग्जाम से कंपेयर करें, तो डेफिनेटली डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ओवरऑल तो पढ़ाएंगे, सारी बातें पढ़ाएंगे, लेकिन कुछ आपका नोटिस करने वाली बात होती है सीजीपीएससी और व्यापम में कि कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को वो ज्यादा हाईलाइट करता है। वो पूरी बातें आज मैं बताऊंगा आपको, आपका दिमाग पहले ओपन रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पहले दिन ही आती है प्रागैतिहासिक काल शुरू कर दिया पढ़ाते चले, नहीं, पहले ओपन तो करिए दिमाग, है क्या, पढ़ना क्या है ये तो समझिए। ठीक है, चलो, भारतीय इतिहास एवं दर्शन सीजीपीएससी सीजी व्यापम को फोकस करके बनाया जाएगा। उतनी बातें पहले पढ़ेंगे जो एग्जाम फोकस करता है आपका, और क्या क्या फोकस करता है आज मैं पूरा आपको डिटेल में बताऊंगा। पहले सिलेबस जानो, ठीक है। देखो, सबसे पहले भारतीय इतिहास या इतिहास की बात कर लेते, केवल भारतीय को भूल जाइए, इतिहास की बात करते हैं। किस किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं इतिहास को? क्या हम इतिहास के 3 अंग पढ़ेंगे? प्राचीन, जिसको बोलेंगे एंशियंट हिस्ट्री, दूसरा होगा मध्यकालीन, जिसको बोलेंगे मेडिवल हिस्ट्री, और एक हमारा सब किसी का फेवरेट आधुनिक, ठीक है, आधुनिक इतिहास, जिसको बोलेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। क्या केवल यही पढ़ेंगे? क्या नहीं, इसके अलावा इसके पहले के क्लासिफिकेशन को भी ध्यान में रखना पड़ता है, जो है आपका इतिहास के पहले का पोर्शन। प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक को मिलाकर जो इतिहास होता है उसको कंबाइन रूप में इतिहास कहते हैं, हिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, हिस्ट्री कहते हैं, लेकिन हिस्ट्री के पहले का क्या और हिस्ट्री है क्या, यह भी तो बात जानना जरूरी है। ठीक है, तो वर्तमान समय से पहले गुजरने वाली कोई घटना, महत्वपूर्ण घटना, कोई महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, कुछ निर्माण कार्य, इन सब को याद रखना इतिहास है। ठीक है, अब ऑब्वियसली कोई महत्वपूर्ण घटना को ही आप इतिहास के तौर पे पढ़ते हो, हालांकि वर्तमान के पहले जितनी भी घटनाएं वो पूरी इतिहास हो चुकी है। ठीक है, लेकिन इतिहास में क्या पढ़ते हैं? महत्वपूर्ण घटनाओं को, कुछ ऐसे व्यक्तियों के द्वारा किए गए कार्यों को, कुछ महत्वपूर्ण इमारतों को, स्थापत्य कला को, चित्रकला को, ये सारी बातें इतिहास में पढ़ते हैं। ठीक है, इतिहास मतलब मानव सभ्यता के द्वारा जो भी चीजें की गई, जो भी चीजें इन्वेंट की गई, कोई महत्वपूर्ण माइलस्टोन हमको देखने को मिला, वो सारी बातें हमने की, मानव सभ्यता का मैंने नाम लिया। तो बोलने का मतलब है मानव सभ्यता का जहां विकास देखने को मिलता है
एक सभ्यता की बात कर रहा हूं, ठीक है। वैसे तो मानव जो है वो पाषाण मानव के तौर पे भी हम देखते हैं, आदि मानव जिसको हम कहते हैं, उसकी बात अभी नहीं कर रहा हूं। मैं मानव सभ्यता की बात कर रहा हूं, जब मानव एक समाज में रहने लगा, उस समय से लेकर बात कर रहा हूं। वह समय कहां से शुरू होता है इसकी बात कर रहा हूं। तो वो प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक के अंतर्गत आता है। लेकिन इतिहास के पहले का भी समय होता है क्या? देखो, एक होता है सबसे पहले प्राक ऐतिहासिक, प्राक प्लस ऐतिहासिक, ठीक है। प्राक प्लस ऐतिहासिक, इसको बोलते हैं प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक इंग्लिश में बोलेंगे प्री हिस्टोरिक। प्री हिस्टोरिक नाम से क्या क्लियर हो रहा है? प्राक मतलब पहले का, ऐतिहासिक मतलब इतिहास। इतिहास के पहले का समय प्राक ऐतिहासिक कहलाएगा, मतलब प्रागैतिहासिक कहलाएगा, प्री हिस्टोरिक कहलाएगा, जिसके अंतर्गत हम पाषाण युग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? पाषाण युग या पाषाण काल पढ़ते हैं, ठीक है। पैलियोलिथिक एरा या पैलियोलिथिक एज पढ़ते हैं, पाषाण काल पढ़ते हैं। यह बात आप ध्यान रखेंगे। पाषाण का मतलब होता है पत्थर, मतलब मानव का विकास तो ठीक है मानव के रूप में हो चुका था, होमो सैपियंस से। उसके बाद जब अपने वस्तुओं को पत्थर से बनाता था मानव, उसको पाषाण युग कहा जाता था। तो इसको ना इतिहास के पहले रखा जाता है। इतिहास की डेफिनेशन मैंने बताया, जब मानव सभ्यता का विकास एक तरीके से हो चुका था पूरी तरीके से, और महत्वपूर्ण घटनाएं, महत्वपूर्ण निर्माण कार्य जब हम देखने को मिलते हैं, घटनाओं का वर्णन करते हैं, तो वो इतिहास माना जाता है। तो यहां से आप प्रागैतिहासिक काल जब पढ़ते हैं तो उसमें पाषाण युग को पढ़ते हैं आप। प्री हिस्टोरिक मतलब इतिहास के पहले का। इसके बाद एक सेक्शन या एक क्लासिफिकेशन, एक वर्गीकरण और आता है, जिसको हम कहते हैं आद्य ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक एज। प्रोटो हिस्टोरिक एज, ठीक है। प्रोटो का शब्द का मीनिंग अगर देखें, जिसको कह रहे हैं आद्य, प्राचीन इतिहास से पहले क्लासिफाई या वर्गीकृत किया जाता है। प्रोटो का मतलब होता है आदि। आदि मतलब सबसे पुराना या फिर आरंभिक। आरंभिक कहे तो ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा, आरंभिक, एकदम शुरुआत, जस्ट इतिहास की शुरुआत, या बोलना चाहिए ऐतिहासिक घटनाओं की शुरुआत, मानव सभ्यता का जस्ट शुरुआत, आरंभिक, सबसे पुराना, इतिहास में भी पुराना। देखिए प्री हिस्टोरिक वो अलग है, वो मैंने बता दिया, लेकिन एकदम इतिहास के पहले का, इतिहास का प्रारंभ, आरंभ, आदि, ये कहलाता है प्रोटो हिस्टोरिक। तो ये दो क्लासिफिकेशन आपको और ध्यान रखना है। हमेशा हम प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक के बीच में ही खेलते रहते हैं, और प्राचीन के अंतर्गत इन दोनों को मान लेते हैं, नहीं, लेकिन ये दोनों अलग क्लासिफिकेशन है आपका। प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, उसके बाद प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक पढ़ते हैं। क्लियर है? टाइम पीरियड बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी भी नहीं पूछा गया है और कभी भी नहीं पूछा जाएगा। एक अनुमान के लिए बिल्कुल हम उसको कर लेते हैं, लेकिन याद नहीं करना है, क्योंकि हर जगह ये जो टाइम पीरियड का क्लासिफिकेशन है ये अलग अलग है। क्लियर है? हर जगह टाइम पीरियड का क्लासिफिकेशन अलग अलग है। जैसे इसको अगर देखें तो ये तो 10 लाख या 5 लाख ईसा पूर्व से शुरू करते हुए आपका 3,500 या फिर 2300 ईसा पूर्व तक माना जाता है। फिर 2300 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक आपका आद्य ऐतिहासिक काल। उसके बाद प्राचीन इतिहास की शुरुआत होती है आपकी 1500 ईसा पूर्व से जहां पर वैदिक सभ्यता का आरंभ होता है। तो ये मोटा मोटा टाइम पीरियड है, क्लासिफिकेशन है, इसको और आपको बता देंगे। बेसिकली आज इंट्रोडक्शन है, बस दिमाग से चलिएगा, ठीक है। लेकिन कभी नहीं पूछा जाएगा, इस पे डिबेट कभी भी नहीं करना कि भैया टाइम पीरियड क्या है। आपका दोस्त बोला नहीं 5 लाख, आप बोले 10 लाख, दोनों गलत नहीं है या दोनों सही नहीं है पूरी तरीके से। समझ में आई बात आपको? तो ये आपका बेसिकली इतिहास का वर्गीकरण, और ये पूरा पढ़ने वाले हैं पूरी तरीके से। अब हमने देख तो लिया प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, इसके अलावा ये दोनों पढ़ना क्या है, कंटेंट बताइए सर। चलिए कंटेंट कर लेते हैं। कंटेंट आपको पूरी तरीके से बताते हैं, देखिएगा कि क्या आपके सिलेबस में है, क्या आपको पढ़ना है।
जैसे कि मैंने बताया प्रागैतिहासिक काल में आपको पाषाण युग के बारे में पढ़ना है। 3 पाषाण युग आप क्लासिफाई और ज्यादा करते हो, ठीक है। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल या 9 पाषाण काल का क्लासिफिकेशन भी हम देखते हैं, ठीक है। तो ये 4 क्लासिफाई भी कर सकते हो, 3 क्लासिफाई भी कर सकते हो, ओके। एक पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, 9 पाषाण काल, और एक क्लासिफिकेशन उत्तर पाषाण काल के तौर पे भी हम देखते हैं, ठीक है। कब मानव सभ्यता में क्या हुआ, आग की खोज कब हुई, कृषि कब किया, पशुपालन कब किया, ये सारी बातें हम इसके अंतर्गत देखते हैं, ठीक है। आद्य ऐतिहासिक काल मतलब प्रोटो हिस्टोरिक एज में हम क्या पढ़ते हैं, सभ्यता का आरंभ, ठीक है। सभ्यता का आरंभ एक तरीके से बोल सकते हो, मतलब यहां पर हम हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि भारतीय इतिहास से ये सभ्यताएं संबंधित है। वैसे तो विश्व में अनेक सभ्यता इसके कंटेम्परेरी रही है, लेकिन हमको केवल हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता पढ़नी है, ठीक है। तो प्रोटो हिस्टोरिक एज में ये आपका आ जाता है। इसमें क्या हुआ था ना कि इतिहास हमको पता कैसे चलता है, इतिहास हमको विभिन्न स्रोतों से पता चलता है। जैसे एक तो पुरातात्विक साक्ष्य हो जाते हैं, एक साहित्यिक साक्ष्य हो जाते हैं। पुरातात्विक मतलब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस मतलब जो आपको इतिहास में कुछ वस्तु के संबंध में प्राप्त होता है, कहीं खुदाई से कुछ प्राप्त हो गया जो इतिहास का है, पुराने समय का है, उसको आप क्या बोलते हैं, पुरातात्विक सोर्स, ठीक है। तो जो भी आद्य ऐतिहासिक काल के हमको सोर्स मिले हैं वो पुरातात्विक साक्ष्य हैं, ठीक है। साहित्यिक साक्ष्य इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि इस समय जो भी साक्ष्य मिले इतिहास के उसको हम पढ़ नहीं पाते हैं। डेफिनेटली लेखन कला का विकास हो चुका था, लेकिन लेखन कला का विकास हुआ तो सही, लेकिन अभी भी हम पढ़ पाने में सक्षम नहीं है। जो भी उनका लेखन कला था वो सिंबॉलिक फॉर्म में था, अभी तक डिकोड नहीं कर पाए हैं। तो आद्य ऐतिहासिक काल में हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता आती है, लेकिन साक्ष्य जरूर मिले हैं, स्टाम्प मिला है, मूर्तियां मिली है, वस्तुएं मिली है, पूरा पूरा नगर मिला है, यह आद्य ऐतिहासिक काल। इसके बाद प्राचीन की शुरुआत, जैसे कि मैंने बताया वैदिक सभ्यता, साहित्यिक स्रोत की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। लिटरेचर्स मिलना शुरू हो जाते हैं। धार्मिक है कि अलग है वो बात अलग है, उसमें धार्मिक साहित्यिक सोर्स भी देखते हैं आप, ठीक, जिसमें लेखन कला का विकास हुआ और उसको पढ़ भी सकते हैं। कुछ कुछ जनश्रुतियां भी होती है, वो सारे इतिहास के सोर्स कहलाते हैं, वो आपको अलग से बताएंगे। वेटेज क्या है, प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल मतलब हड़प्पा और सिंधु सभ्यता का वेटेज थोड़ा कम है रिस्पेक्टिवली, लेकिन हाँ ऐसा नहीं है कि बिल्कुल प्रश्न नहीं पूछे जाते, तो इस कारण हमको बिल्कुल कवर करना है। प्राचीन इतिहास मतलब वैदिक पीरियड, ठीक है। चलो अब यहां से शुरू कर रहे हैं। अब ये क्लासिफिकेशन देखिएगा, पहला मैं यहां से शुरू कर रहा हूं 1500 ईसा पूर्व से, मतलब वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता, ठीक है। वैदिक सभ्यता, वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल, ठीक है। 1500 से 1000 आपकी वैदिक सभ्यता या ऋग वैदिक पीरियड जिसको बोलते हैं वो आ जाएगा। उसके बाद 1000 से 600 ईस्वी आपका ईसा पूर्व, सॉरी ईस्वी नहीं, ईसा पूर्व आपका आ जाएगा बीसी जिसको बोलते हैं। एक और बात, बीसी और एडी, बीसी को बोलते हैं ईसा पूर्व, कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है, और एडी आपका होता है ईस्वी, ठीक है। जीसस जिसको बोलते हैं ईसा मसीह, उनके जन्म से शुरुआत हुई कैलेंडर की, और जब उनका जन्म हुआ तो उसको माना गया 0 वर्ष, 0। यहां से आगे बढ़ते हुए आपको मिलता है ईस्वी, मतलब एडी। जैसे अभी कौन सा ईस्वी चल रहा है, 2021 ईस्वी, 2021 एडी बोलते हैं उसको। तो 0 से शुरू करते हुए 1 2 3 ऐसा हम कहां पहुंच चुके हैं, 2021 में, उसको ईस्वी बोलते हैं। ईसा मसीह के जन्म से पहले आपका जो भी समय होता था वो ईसा पूर्व में कहलाता था, मतलब कहलाता है ईसा पूर्व, मतलब बीसी, बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। ए से एडी से फुल फॉर्म होता है एन्ना डोमिनी, क्लियर। तो जीसस के, ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो समय है ईसा पूर्व या बीसी कहलाता था। तो ये जब टाइम पीरियड चलेगा तो कैसे चलेगा, 1 2 3 4 5, मतलब यहां से देखते आप चले तो ईसा पूर्व हमेशा कम होता जाएगा जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इतिहास में, और ईस्वी हमेशा बढ़ता चलेगा संख्या में। ईसा पूर्व हमेशा कम होता चलेगा संख्या में, और ईस्वी हमेशा बढ़ता चले जाएगा संख्या में जैसे ही हम आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं कालखंड में, क्लियर। तो ये तो हो गया बात। वैदिक सभ्यता भी मैंने बताया, तो 2 पार्ट में फिर से ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक
क्लियर? ये आपका परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक या दो प्रश्न गारंटीड इसमें पूछता ही है, चाहे सीजीपीएससी हो चाहे व्यापम हो। ये एग्जाम का बहुत ही फेवरेट पोर्शन होता है आपका वैदिक सभ्यता। तो ये आपको अच्छे से करना है, बहुत ही डिटेल में सारी बातें बताएंगे, नई नई बातें बताएंगे, सुनिएगा। तो वैदिक, ऋग्वैदिक, उत्तर वैदिक अब अलग अलग नहीं लिख रहा हूं। उसके बाद आपका शुरू हो जाता है 600 ईसा पूर्व से लेकर आगे तक, ठीक है, जिसमें हम महाजनपद काल देखते हैं। क्या देखते हैं? महाजनपद काल। महाजनपद काल परीक्षा की दृष्टि से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ पढ़ेंगे बिल्कुल। अगला, इसके बाद आपका प्राचीन इतिहास की शुरुआत हो जाती है, मतलब भारत में साम्राज्यों का उदय। भारत में साम्राज्यों का उदय, और भारत में साम्राज्यों का उदय जैसा ही हम पढ़ते हैं, आपका आ जाता है मगध साम्राज्य। क्या आ जाता है? मगध साम्राज्य। और मगध साम्राज्य जब हम पढ़ते हैं तो हमको ध्यान में आता है केवल मौर्य वंश नहीं। मौर्य वंश के पहले जो आपके वंश हुए हैं उसमें आपका होगा हर्यक वंश सबसे पहले। जैसे ही साम्राज्यवाद आया ना, कि आपका एक क्षेत्र विशेष में राजा का शासन होगा, अधिकार होगा, वो साम्राज्य कहलाया। साम्राज्य के विस्तार के तौर पे पहला साम्राज्य हम देखते हैं हर्यक साम्राज्य है या हर्यक वंश। उसके बाद आपका देखोगे शिशुनाग वंश, ठीक है, शिशुनाग वंश। इसके बाद आप देखते हो नंद वंश, और नंद वंश के बाद आता है फिर क्या? मौर्य वंश, ठीक है। तो बेसिकली हमको जो हाईलाइट करते हैं हम मगध साम्राज्य के तौर पे, उसमें केवल हम बात करते हैं मौर्य वंश की, मौर्य साम्राज्य की, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें हम पढ़ते हैं अशोक के बारे में। तो ये पार्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन इसकी भी जानकारी होना बिल्कुल जरूरी है। इसके जानकारी के तौर पे शासक का नाम, संस्थापक कौन थे, कुछ खास बातें हैं वो, अगर तो ये सारी बातें हमको याद करनी है इनके संबंध में। मौर्य वंश को तो पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो ये प्राचीन इतिहास की शुरुआत हो चुकी है यहां से बेसिकली, मतलब वैदिक सभ्यता से। उसके बाद मौर्य उत्तर काल आता है। जैसे ही मौर्य वंश की समाप्ति होती है, आप देखेंगे मगध साम्राज्य में स्थापित हो जाता है ब्राह्मण साम्राज्य। क्या? ब्राह्मण साम्राज्य, ब्राह्मण साम्राज्य या ब्राह्मण वंश। अब ब्राह्मण साम्राज्य या ब्राह्मण वंश के अंतर्गत हम अनेकों वंश पढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें सातवाहन, वाकाटक, ये सारे वंश आपको देखने को मिलते हैं। शुंग वंश, कण्व वंश, खैर सबसे पहले तो शुंग वंश, कण्व वंश, ठीक, सातवाहन, वाकाटक, ये सारे ब्राह्मण वंश के अंतर्गत पढ़ते हैं, जो मौर्य उत्तर वंश कहलाते हैं। मतलब मौर्य के बाद, एक टाइमलाइन दिमाग में सेट कर रहा हूं, ध्यान रखना, ठीक है। ईस्वी को बिल्कुल सन बोलते हैं। एक टाइमलाइन आपके दिमाग में मैं सेट कर रहा हूं, ये टाइमलाइन याद होना जरूरी है, अदरवाइज हिस्ट्री में इतना ज्यादा कंफ्यूजन होता है और बुक में ऑर्डर भी मेंटेन नहीं है। इतना अच्छा नोट्स बनेगा आपका, केवल उसी को याद करके जाओगे तो आपके अधिकतर प्रश्न बनने के चांसेस रहेंगे। मैं क्या कह रहा हूं? अधिकतर प्रश्न। अधिकतर प्रश्न मतलब जैसे हिस्ट्री का 7 से 8 प्रश्न का अगर वेटेज है, तो मैं 100% प्रश्न बनाने का बात नहीं करूंगा यहाँ पर। हाँ, 8 प्रश्न में 6 प्रश्न बनाने का मैं पूरा प्रयास करवाऊंगा आपको, और गारंटी भी ले सकता हूं। ऐसे गारंटी किसी चीज की नहीं है फिर भी, क्योंकि सीजीपीएससी की गारंटी नहीं है तो मैं क्या गारंटी दूं, है ना। तो जो भी 8 से 9 प्रश्न आते हैं आपके, उसमें 6 से 7 प्रश्न बनाने का मैं यहाँ पर पूरा पूरा आपको कोशिश करवाऊंगा। क्योंकि देखो भाई, एक ही बार में इतिहास पढ़ ले और एक ही बार में हमारे सारे प्रश्न अटेम्प्ट हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, चाहे वो कोई भी सा विषय हो, केवल इतिहास नहीं, है ना। मुझे एक चीज बताइए, क्या एक ही दिन में कोई इमारत तैयार हो जाती है, या एक ही बार में सब कुछ एकदम तैयार हो जाता है? क्या नहीं। जैसे एक बार आपने घर बनवाया, ठीक है, सारी तरीके से फिनिशिंग हो गई, ओके, फिर भी घर कंप्लीट नहीं होता, कभी कुछ कभी कुछ। आप समय समय पर उसमें मॉडिफिकेशन करते जाते हो। जैसे ही आपके घर बनकर तैयार हुआ, उसमें कुछ सामान आया, कुछ काम हो गया, कुछ काम शेष रह गया, फिर आपने फॉल सीलिंग का सोचा, फिर फॉल सीलिंग कराया, फिर आपको कुछ फर्नीचर की जरूरत पड़ी, फिर आप थोड़ी दिन बाद फर्नीचर लेके आते हो। तो ऐसा मॉडिफिकेशन घर में चलता रहता है। सेम आपकी स्ट्रेटेजी तैयारियों के लिए भी होती है। एक बार में ही आप एक विषय पढ़ लें और आपका 100% तैयार हो जाए बोले, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। समय समय पर उसमें हमको पॉलिशिंग करनी होती है, मॉडिफिकेशन करना होता है। उसके बाद भी आपका 100% कुछ तैयार नहीं होता, क्योंकि 100% जैसी कोई चीज रियल में नहीं होती है ना। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। और अगर आप
ये सोचकर चलते हैं कि भैया मेरा सब कुछ एक बार में हो जाए, भले ही आप अपने मन से तैयारी कर रहे हो या कोई भी विद्वान आपको पढ़ा ले बड़े से बड़ा, 100% उम्मीद करना और खुद में सोचना कि हम 100% है, ये थोड़ी सी बेईमानी होगी। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें, देयर इज ऑलवेज स्कोप ऑफ इम्प्रोवाइजेशन, हमेशा इम्प्रोवाइजेशन होता जाएगा। मैं आपकी इस तरीके से हेल्प करूंगा कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक को कितने डेप्थ में जाना है, वो पूरा करवाऊंगा। आपका नोट्स बहुत बढ़िया तैयार होगा। आपको जो इतिहास पढ़ने में कंफ्यूजन होता है कि पहले ब्राह्मण पढ़े, मौर्य पढ़े, या पहले गुप्त पढ़े, या संगम वंश आ गया तो कब पढ़े, विजयनगर साम्राज्य कब आ जाता है, ये पूरा डाउट दूर करूंगा आपका, क्रोनोलॉजिकल पढ़ा के, कभी भी रैंडम नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ क्या आपको टाइम पीरियड? चलो, इसके बाद आप प्राचीन इतिहास में क्या देखते हो? फिर इसके बाद आप प्राचीन इतिहास में देखते हो गुप्त वंश के बारे में, गुप्त साम्राज्य पढ़ते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुप्त साम्राज्य के बाद आप गुप्तोत्तर साम्राज्य देखते हो, मतलब गुप्त के बाद आने वाला साम्राज्य देखते हो। ठीक है, जिसमें आप पुष्यभूति वंश पढ़ते हो, पल्लव वंश पढ़ते हो। पल्लव वंश मतलब अब दक्षिण भारत में हम एंटर करेंगे इधर। क्लियर है क्या? अभी जब तक मौर्य के बाद ब्राह्मण स्थापित हुआ, फिर गुप्त साम्राज्य स्थापित हुआ, ये उत्तर भारत की तरफ चल रहे थे मुख्यतः कह रहा हूं। लेकिन गुप्त साम्राज्य के फिर पतन के बाद जो आपका मैंने कहा क्या आएगा, पुष्यभूति वंश, जिसमें हम शासक का नाम जानते हैं हर्षवर्धन। ठीक है, कंटेम्परेरी देखते हैं दक्षिण भारत में पल्लव वंश, चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट वंश, ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश, ये सारे गुप्त साम्राज्य के बाद आने वाले वंश साम्राज्य हैं। ठीक है, तो इसके बाद आप ध्यान रखो उत्तर भारत में ही आपका स्थापित होगा पुष्यभूति, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। पुष्यभूति, साथ में कंटेम्परेरी आपका पल्लव, दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं, पल्लव शुरू हो रहा है, चालुक्य दक्षिण भारत, राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार, ये सारे सिलेबस आपको ध्यान में होने चाहिए ना भाई, कॉपी में भी लिख के रखिए। हालांकि डिटेल सिलेबस आपको कहीं पर भी मिल जाएगा किसी भी बुक के कंटेंट में, लेकिन ये सारे आपके याद होने चाहिए, टाइमलाइन याद होना चाहिए। ठीक है, और बहुत सारे छोटे छोटे वंश आते हैं, उसको आपको बता देंगे, उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, विदेशी आक्रमण भी पढ़ते हैं, विदेशी यात्री बोल सकते हैं, अभी विदेशी आक्रमण नहीं पहुंचते, विदेशी यात्रियों के बारे में बात कर लेते हैं। विदेशी यात्रियों को पढ़ते हैं, कौन कौन से विदेशी यात्री भारत में यात्रा किए। क्लियर है? चलो, तो ये सारी बातें हो गई, ये हमने प्राचीन इतिहास में देख लिया। प्राचीन इतिहास में पढ़ते हुए हम विदेशी आक्रमण भी पढ़ते हैं, फिर विदेशी आक्रमण भारत में। ठीक है ना, विदेशी आक्रमण पढ़ते हुए हम पढ़ते हैं कुषाण वंश के बारे में, पहलव के बारे में, ये सारे वंश हमको देखने को मिलते हैं। यवन आक्रमण, बैक्ट्रियन आक्रमण जिसको बोलते हैं, ठीक है, यूनान आक्रमण, ये सारे हम विदेशी आक्रमण पढ़ते हैं और प्रश्न पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे इसके बाद। तो एक तरीके से ये प्राचीन इतिहास हो रहा है समाप्त। अब प्राचीन इतिहास से हम मध्यकालीन इतिहास में प्रवेश करने वाले हैं, जब हम पहली बार देखेंगे अरबी आक्रमण। ठीक है, फिर हम देखते हैं तुर्की आक्रमण, जिसमें आपको नाम सबसे पहले याद होगा भारत में आक्रमण करने वाला मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, याद नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी सुनते जाओ बस। फिर आप देखते हो मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनवी, जो तुर्की आक्रमणकारी थे, वो आएंगे। क्लियर? फिर धीरे धीरे हम दिल्ली सल्तनत को देखते हैं। दिल्ली सल्तनत से आगे बढ़ते हुए हम अन्य कंटेम्परेरी साम्राज्य के तौर पे राजपूत साम्राज्य देखते हैं। ठीक है, उधर भोज साम्राज्य वगैरह देखते हैं, वो सारे आ जाते हैं इधर। उसके अलावा आप देखते हैं बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य मध्यकालीन इतिहास में। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हुए आप देखते हो मुगल साम्राज्य के बारे में, और मुगल साम्राज्य जैसे खत्म होता जाता है फिर भारत में एंटर करते कौन? यूरोपीय। क्लियर? तो ये पूरी टाइमलाइन होती है आपकी। चलो, तो क्या करें अब आप हेडिंग डालेंगे मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास, क्लियर? मध्यकालीन इतिहास के तौर पे जैसे कि मैंने बताया, विदेशी आक्रमण वो यवन कुषाण वो अलग है, वो हम प्राचीन इतिहास में पढ़ते हैं। लेकिन जहां से अरबी आक्रमण, अफगान आक्रमण, तुर्क आक्रमण, ये सारा आक्रमण जब देखते हैं तो वहां से मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत होती है। ठीक है, चलो, नाम क्या क्या बताया? मोहम्मद बिन कासिम। फिर तुर्की आक्रमण के तौर पे हम देखते हैं मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनवी, ये सारे। और फिर
स्थापित होता है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत काफी लंबा चलने वाला सल्तनत या काल था दिल्ली सल्तनत, जिसमें हम पढ़ते हैं गुलाम वंश के बारे में, खिलजी वंश के बारे में, तुगलक वंश के बारे में। ये सारे मुख्य मुख्य वंश इसमें होते हैं। आप पढ़ोगे उसके बाद मुख्य रूप से मुगल साम्राज्य। ठीक है, मुगल साम्राज्य अभी पूरा एकदम डिटेल में नहीं, आपको एक टाइमलाइन बता रहे कि मुख्य क्या क्या पड़ेगा इसके अंतर्गत। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आपका जैसे कि बताया गुलाम, खिलजी, तुगलक, ये सारे वंश ऑलरेडी आएंगे। ठीक है, आप इसी में क्या कर लेना, विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। मुगल साम्राज्य के बाद अब आपकी शुरुआत हो जाती है आधुनिक इतिहास के आसपास की। ठीक, मतलब आप मुगल साम्राज्य जैसे खत्म करते जाते हैं, आप आधुनिक इतिहास में प्रवेश करते जाते हैं। मुगल साम्राज्य का जैसे पतन होता है तो शुरुआत होता है मराठों का। ठीक है, मराठों का मतलब मराठा साम्राज्य भी पढ़ते हो आप। क्लियर? चलिए, आधुनिक इतिहास मतलब यूरोपियों का आक्रमण, यूरोपियों का आगमन, आगमन, आक्रमण नहीं बोलेंगे, आक्रमण नहीं किया था, आगमन बोलेंगे। कंपनी के रूप में आए थे। ठीक, उसके बाद ब्रिटिशर्स का साम्राज्य विस्तार देखेंगे भारत में, क्योंकि बहुत सारे यूरोपीय आए थे। ठीक है, डच आए थे, फ्रांसीसी आए थे, पुर्तगाली आए थे, ब्रिटिशर्स आए थे। मुख्य रूप से किसकी सत्ता स्थापित हुई भारत में? ब्रिटिशर्स की। तो ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार भारत में, ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार पढ़ते हो। अब यहां पर टाइमलाइन भी समझना ना, ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार हो गया। मुगल के समय कंपनी के रूप में आए थे, धीरे धीरे विस्तार करते हुए पूरे भारत को हड़प लिया। ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार, ब्रिटिशर्स का विस्तार हुआ भारत में। उसके बाद आप देखते हो कि ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार होता है तो आंग्ल मराठा युद्ध होता है। नीचे आप देखोगे कर्नाटक में जो आप टीपू सुल्तान का नाम सुनते हो, वो आपका वहां पर आक्रमण वगैरह या युद्ध वगैरह होता है, बहुत सारे युद्ध होते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार के बाद आप देखेंगे कि बहुत सारे विद्रोह देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण आप ध्यान रखेंगे 1857 का विद्रोह। ठीक, 1857 का विद्रोह आप पढ़ोगे। 1857 का जैसे ही विद्रोह होता है भारत में एक चिंगारी लग जाती है। हालांकि इसके पहले भी बहुत सारे विद्रोह हुए हैं, जिसमें आप अन्य विद्रोह के तौर पे किसान आंदोलन, जनजाति आंदोलन, ये सारे पढ़ते हो भारत के संदर्भ में। ऐसा आप छत्तीसगढ़ में भी पढ़ते हो, है ना, लेकिन भारत में भी हुआ है जनजाति आंदोलन। ये सारे आंदोलन या विद्रोह आप पढ़ते हो, अदर देन 1857 रिवोल्ट। क्लियर? तो ये सारे इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट्स है। उसके बाद जैसे ये टाइम पीरियड, अच्छा एक चीज तो मैं भूल गया जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मध्यकालीन में। मध्यकालीन में एक चीज और ऐड कर लेना, मैं यहां पर लिख रहा हूं आधुनिक के पहले, कि एक भक्ति आंदोलन चला था मध्यकालीन इतिहास के दौरान, जिसको सूफी आंदोलन या फिर भक्ति आंदोलन कहते हैं। भक्ति आंदोलन कहते हैं। ठीक है, सूफी आंदोलन या भक्ति आंदोलन कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन होने वाला इतिहास में। ठीक है, ये मध्यकालीन इतिहास का पोर्शन है, ऐड कर लेना, सूफी भक्ति आंदोलन, बहुत इंपॉर्टेंट। अब जैसे किसान आंदोलन मतलब 1857 का विद्रोह होता है, उसके बाद बहुत सारे विद्रोह होने शुरू हो जाते हैं। उसके पहले भी बहुत सारे जनजाति विद्रोह हुए हैं, ये सारा विद्रोह के बारे में पढ़ना है। उसके अलावा हम देखते हैं भारत में फिर 1857 की क्रांति के बाद राष्ट्रीय चेतना का विकास होता है। राष्ट्रीय चेतना का विकास के तौर पे हम देखते हो, देखो यहीं से कॉन्सेप्ट शुरू होता है ना, राष्ट्रीय चेतना का विकास। 1857 की क्रांति एकजुट क्रांति थी भारत को स्वतंत्र कराने के लिए। हालांकि इसका उद्देश्य शुरू में एक सैन्य विद्रोह के रूप में इसका ओरिजिन हुआ था, ये हम सभी जानते हैं। सैनिक विद्रोह था, सैनिक विद्रोह से इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन पूरा भारत इसमें एकजुट हो गया था, दक्षिण भारत को छोड़ दें अगर। ठीक है, तो पूरा भारत एकजुट होकर लड़ा था अपनी एक तरीके से इनडायरेक्ट स्वतंत्रता के लिए। तो सर्वप्रथम अंग्रेजों के विरुद्ध होने वाला एकजुट होकर विद्रोह था 1857। फिर हम देखते हैं कि लोगों में थोड़ा सा चेतना जागृत होती है कि हाँ भाई एकजुट होकर अंग्रेजों से लड़ना है, मतलब हमारे जो अंतिम शत्रु है वो कौन है? अंग्रेज हैं। इसके पहले क्या था? बिल्कुल एकजुटता नहीं थी। क्यों? क्योंकि इसके पहले आप देखोगे बहुत सारे साम्राज्य अलग अलग, बहुत सारे वंश अलग अलग, सब अपने वंश के लिए लड़ते रहते थे, किसी को भारत, एक अखंड भारत की परवाह नहीं थी।
और ऐसा कुछ था भी नहीं भारत की डेफिनेशन के तौर पे। हाँ, सबसे बड़ा अभी तक का जो आप अखंड भारत साम्राज्य बोलोगे तो वो मौर्य साम्राज्य के समय था, ठीक है, मौर्य वंश के समय था, ठीक है, वो बात अलग है। लेकिन इसके पहले हर किसी को अपनी पड़ी हुई थी, हर कोई अपना साम्राज्य विस्तार करना चाह रहा था। भारत में एकता जैसा कोई शब्द नहीं था, राष्ट्रीयता नाम का कोई शब्द नहीं था, देशभक्ति नामक कोई शब्द नहीं था। तो ये सारा जो कॉन्सेप्ट आएगा अब 1857 के बाद आएगा। इसी कारण हम इसके बाद देखते हैं राष्ट्रीय चेतना का विकास या राजनीतिक चेतना का विकास, जिसमें हमको राजनीतिक ज्ञान भी हुआ, राष्ट्रीय चेतना या एकता का भी विकास हुआ, जिसमें हम भारत के बारे में सोचने लगे और अपने निजी स्वार्थ से हटकर, अपने निजी साम्राज्य क्षेत्र को छोड़कर हम एक पूरे अखंड भारत की कल्पना करने लगे और अंतिम शत्रु मानने लगे अंग्रेजों को, ब्रिटिशर्स को। तो इस कारण ये हम पढ़ते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ, बहुत सारे अलग अलग माध्यम हुए, पत्र पत्रिकाएं हुई, बहुत सारे संस्थाओं का निर्माण हुआ राष्ट्रीय चेतना का विकास करने के लिए। उसमें से एक संस्था होगी कांग्रेस, 1885 में जिसका गठन होगा। लेकिन कांग्रेस के स्थापना के साथ ही राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 1885 मतलब कांग्रेस के गठन के पहले भी भारत में राष्ट्रीय चेतना का विकास हो चुका था विभिन्न संगठनों के माध्यम से। तो क्या लिखेंगे? कांग्रेस के गठन के पूर्व, कांग्रेस के गठन के पूर्व अनेक संगठन, अनेक राजनीतिक या राष्ट्रीय संगठन, ठीक है, ठीक है, कांग्रेस के गठन के पूर्व अनेक राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है भारतीय इतिहास का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। इसी के साथ साथ कंटेम्परेरी आप देखोगे कि बहुत सारी सामाजिक कुरीतियां भी शामिल थी हमारे भारतीय समाज में। तो इन कुरीतियों को लेकर, इनको हटाने के उद्देश्य से बहुत सारे महापुरुष भी जन्म लिए। यहां पर राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, इन सभी का नाम आपने सुना होगा। तो यहां पर क्या होगा? सामाजिक धार्मिक सुधार, सामाजिक धार्मिक सुधार या आंदोलन, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है भारतीय इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें हम विभिन्न समाज सुधारकों को देखते हैं। इसमें भी बहुत सारी संस्थाओं का निर्माण होता है, बहुत सारी जो कुरीतियां समाज की वो दूर की जाती है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सामाजिक धार्मिक सुधार, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कांग्रेस का गठन। कांग्रेस के गठन के बाद हम देखते हैं भारतीय स्वतंत्रता के लिए प्रयास, भारतीय स्वतंत्रता का संघर्ष। और भारतीय स्वतंत्रता का संघर्ष के लिए जब वो शुरुआत होती है कांग्रेस के गठन के पश्चात, वो पूरा फिर हम पढ़ते हैं 1947 तक। ये पूरा आपका टाइमलाइन है भारतीय इतिहास का। क्लियर? तो इतनी सारी बातें हम आपको पढ़नी है। इसके अलावा एक बात ध्यान रखिएगा, मिसलेनियस के तौर पे इतिहास में आपको जितने भी भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत जितने भी गवर्नर जनरल हुए, वायसराय हुए, गवर्नर जनरल, वायसराय, ठीक, ये सारे जो हुए इनके बारे में भी पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भारतीय इतिहास में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके द्वारा क्या कार्य करवाया गया छत्तीसगढ़ कह रहा हूं, माफ करो, भारत में, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहां से। क्लियर? इसी के बीच में आएंगे। तो ये मोटा मोटा आपको भारत के इतिहास का अंदाजा लग गया है। और दर्शन की बात करें तो दर्शन तो पहले ही बता चुका हूं, बौद्ध जैन आप एकदम डेप्थ में पढ़ते हो। उसके अलावा हाँ, बौद्ध जैन काफी डेप्थ में पढ़ोगे क्योंकि उससे कुछ भी डेप्थ में पूछ लेता है। इसके अलावा जैसे मैंने बोला, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन, ठीक है, और क्या क्या, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, चारवाक, ये सारे भी हमको पढ़ने हैं। इतना पोर्शन कवर होगा, कमर कस लीजिए। मजा भी आता है जो इंटरेस्ट लेते हैं हिस्ट्री में। हिस्ट्री काफी इंटरेस्ट लेने वाला सब्जेक्ट है। इतिहास की घटनाओं का हमको जानकारी मिलती है, उससे क्या प्रेरणा हमको लेनी चाहिए, ये हमको पर्पस होता है इतिहास पढ़ने का। इतिहास, कुछ लोगों का कहना है क्वेश्चन, इतिहास पढ़ के क्या फायदा होता है? इतिहास से हम सीख लेते हैं, बहुत सारी सीख लेते हैं इतिहास में। उदाहरण के तौर पे प्राचीन या मध्यकालीन इतिहास क्यों पढ़ते हैं? किसी शासक के द्वारा अगर कोई कार्य, कोई न्याय व्यवस्था, कोई शासन व्यवस्था, कोई कार्य प्रणाली, कोई निर्माण कार्य करवाए गए हैं, उससे प्रेरणा लेकर ही तो हम वर्तमान में कार्य करवा रहे हैं, प्रशासन चला रहे हैं। वर्तमान में जो प्रशासन चल रहा है ना, ये इतिहास की देन है, ये समझ लीजिएगा। और केवल ये शासन व्यवस्था ही इतिहास की देन नहीं है,
जितनी भी चीजें इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसीज देखते हैं, ये सारी इतिहास की देन है। ठीक है, बहुत सारी चीजें इतिहास की देन है। किस तरीके से हमको प्रेरणा लेनी चाहिए, क्या नहीं करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भी हमको इतिहास बताता है कि क्या गलतियां हुई है, उसकी जगह पे क्या किया जा सकता है। ये सारे इतिहास के उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका मोटा मोटा पूरा पोर्शन होने वाला इतिहास का। शुरू करेंगे पूरा यहां से, पूरा डेप्थ में कवर होगा, सीक्वेंस वाइज नोट होगा। कंफ्यूजन जो मेन होता है ना, वो नहीं होने देंगे, इस बात का ध्यान रखो। डेप्थ में कवर होगा और नोट्स बहुत अच्छा बनाइएगा, ध्यान रखें। अलग अलग नोट्स बनाएं क्लास में जो चल रहा है उसका, और फिर बाद में उसको फेयर करें। देखिए, दोहरे काम से बचिए। समय उतना है नहीं कि आप क्लास पर कॉपी अलग, फेयर कॉपी अलग, ऐसा करें नहीं। आप एक कॉपी बनाइए जिसमें केवल फैक्ट होने चाहिए, ऐसा नहीं कि थ्योरी लिखते बैठे हो। मेंस का कभी भी नोट्स नहीं बनता है, मेंस का हमेशा आंसर राइटिंग की जाती है। मतलब जो भी आपने तथ्य समझे, जो भी कॉन्सेप्ट आपने समझे, उसको आंसर राइटिंग के फॉर्म में लिखा, प्रैक्टिस किया, वो मेंस का हो गया। हालांकि वो नोट्स नहीं कहलाता। नोट्स आपका कहलाता है क्या, जिसमें आपके तथ्य समाहित हो। कुछ कॉन्सेप्ट हो उसको लिख लीजिए। दहशाला व्यवस्था क्या होती है, लिख लीजिए। ठीक है, बंदोबस्त क्या होता है, लिख लीजिए। इजारदारी व्यवस्था क्या होती है, उसको लिख लीजिए। ये कॉन्सेप्ट लिखने में कोई हर्ज नहीं है, डेफिनेशन लिखने में कोई हर्ज नहीं है। बस थ्योरेटिकल नोट्स नहीं बनाना। नोट्स जितना समराइज होगा उतनी ही कन्वीनियंसी होगी एग्जाम के टाइम पे याद करने के लिए। ठीक है, तो नोट्स ऐसा बने जो एक तरीके से अपने आप में पूर्ण तो कभी नहीं होगा, उसमें हमेशा मॉडिफिकेशन होगा ही होगा। कुछ चीजें ऐड करने की जरूरत आपको बाद में भी पड़ेगी, लेकिन हाँ, ऐसा बने कि भैया मेरा काम चलना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन बनने चाहिए, और जिसको मैं आसानी से एग्जाम के समय रिवीजन करके जाऊं, ऐसा नोट्स आपका बनेगा। क्लियर है क्या? तो इतना आपका दिमाग क्लियर है कि कैसे किस सीक्वेंस हमको चलना है। सीक्वेंस क्लियर है, एक मैप क्लियर है हमारे दिमाग में, जिससे अब हमको आगे की क्लास करने में आसानी होगी। दोस्तों, आप सभी से यही निवेदन रहेगा कि जब भी आप लाइव क्लास कर सकते हैं तो प्लीज लाइव क्लास करिए। लाइव क्लास करने का अलग फायदा होता है, इसी कारण लाइव क्लास दे रहे हैं। अदरवाइज रिकॉर्डेड वीडियो भी दे सकते थे, जिसमें हमको भी सहूलियत होती, कभी भी हम रिकॉर्ड कर देते, आपको दे देते। अदरवाइज हमको क्या गरज थी? गरज इसलिए है क्योंकि आप फायदा उठा सके, और सबसे खास बात यह है कि कम से कम फीस में आपको प्रोवाइड करवा रहे, है ना। तो देखिए, आसपास के लोगों को, आपके जो दोस्त होंगे उनको भी बताइए। ऐसा नहीं कि फायदा हम ले लेते हैं, बाकी को क्यों बताएं भाई, बाकी का फायदा क्यों हो, ऐसा मेंटेलिटी कभी भी मत लाइएगा। जनरली उन लोगों को बढ़ता देखा गया है आगे जो दूसरे की हेल्प करने के लिए तत्पर होते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कभी भी मन में ये लेकर मत चलिए कि मैं आगे बढ़ जाता हूं, दूसरे को क्यों करूं, दूसरे को क्यों बताऊं। आपको ऐसा जरूर लग रहा होगा कि मैं अपने फायदे के लिए कह रहा हूं, आप जो भी समझो, चाहे मैं आपको अपने फायदे के लिए कह रहा हूं या आपके लिए कह रहा हूं, लेकिन हाँ, ये बात सत्य है कि अगर आप जितने दूसरों की हेल्प के लिए तत्पर होंगे, आपका भी उतना ही फायदा होगा। आप दूसरों को पढ़ा दीजिए, देखिएगा आपको कॉन्सेप्ट कितना अच्छे से क्लियर होता है उस टॉपिक का। ठीक है, तो बस आपसे यही आग्रह है कि जिस तरीके से हम आपके लिए कोर्स ला रहे हैं, न्यूनतम फीस में ला रहे हैं, आपका भी थोड़ा सा सहयोग आपको हमको चाहिए होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप छत्तीसगढ़ में बताइए हमारे इस कोर्स, हमारे इस चैनल के बारे में, कि हम एक अच्छे उद्देश्य से चल रहे हैं और न्यूनतम फीस में सभी को एक क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। इस जो प्रथा चलती आई है छत्तीसगढ़ में या कहीं भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा, कि 40,000 50,000 फीस देकर आपको 6 महीने की वैलिडिटी के साथ पढ़ाया जाएगा। सिलेबस कितना डेप्थ में होता है, नहीं होता है, उनसे उसको मतलब नहीं है। उनको सिर्फ मतलब है उस 6 महीने के ड्यूरेशन से। जितनी भी क्लास होती है पर्याप्त उन लोगों के लिए हो जाती है, आप लोगों के लिए कभी भी 6 महीने की क्लास पर्याप्त नहीं होती है। ठीक है, अगर आप पूरा पूरा 40,000 50,000 प्लस मेंस का फीस दे के आते हो, ठीक है, तो ऐसा, इस चीज से बचिए। और इसी को तोड़ने के लिए हम यहाँ पर इस उद्देश्य से आए हैं। डेप्थ पूरा कवर होगा, न्यूनतम फीस में होगा, और ये प्रथा हमारे द्वारा आगे भी चलाई जाएगी, आगे भी हेल्प करेंगे, चाहे कितने लोग भी जुड़े। ठीक है, लेकिन आपका कर्तव्य या आपसे अपेक्षा यही रहेगी कि आप बाकी लोगों को, अपने दोस्त यारों को, या जो भी तैयारी कर रहे हैं, या जिनको आप नहीं भी जानते, कोई ग्रुप है आपका, उसमें आप इसके बारे में बता सकते हो, ताकि कोई भी अधिक फीस देकर ठगा महसूस ना करे। सबसे बड़ी बात है। क्लियर है दोस्तों? क्योंकि यहां पर वो छात्र पैसा नहीं देता, यहां पर उनके माता पिता जो बहुत ही मेहनत से कमाते हैं, बहुत ही मजबूरी में जीवन यापन करते हैं अपना, वो अपेक्षा करते हैं अपने बच्चों से कि इनका भला हो जाए। इस वजह से वो इतनी भारी भरकम फीस आसानी से दे देते हैं। हमारा फर्ज ये बनता है कि हम अपनी माता पिता के जो संघर्ष है उसको कम करें, उनसे कम पैसे लेते हुए अधिक से अधिक उनको रिजल्ट दे सके। तो यही हमारा उद्देश्य था। आपका भी ये हो, जहां भी जो भी जरूरतमंद हो,
जो जरूरतमंद नहीं भी हो तो ज्यादा फीस क्यों देना, आप लोगों को बताइए इस क्लास के बारे में। चलिए, तो ये था आपका आज एक ओरिएंटेशन क्लास जिसमें आज हमने ये सारी बातें देखी। कल से प्रॉपर स्टडी। और एक बात, आपकी क्लासेस मंडे टू फ्राइडे होगी रात के 10 बजे। जो भी क्लास लाइव होगी उसके दूसरे दिन आपका कंटेंट सेक्शन में आपका ये वीडियो अपलोड हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, 10 बजे क्लास शुरू होती है, उसके 5 मिनट पहले आपको लिंक आपके चैट ग्रुप में शेयर किया जाएगा, जिस ग्रुप में आप जुड़े हो, मतलब भारतीय इतिहास के ग्रुप में आप जुड़े हो, वहां पर लिंक शेयर की जाएगी। ठीक है, प्रतिदिन इस बात का आपको ध्यान में रखना है। मंडे टू फ्राइडे क्लास होगी रात के 10 बजे, दूसरे दिन क्लास कंटेंट सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा। कहां? जिस इतिहास के कोर्स को आपने परचेज किया उसके अंदर जब जाएंगे, उसमें कंटेंट सेक्शन होगा, ऊपर में कंटेंट सेक्शन में जाएंगे, आपको पूरा वीडियो मिलेगा, और जब बीच बीच में आपको पीडीएफ दिया जाएगा वो पीडीएफ भी वहीं पर आपको मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं कल। धन्यवाद।